अच्छा पहले तो ये बताओ सोप क्या होते हैं? सॉल्ट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, है ना। किसके साथ सॉल्ट बनाता है भाई? सॉल्ट बनाने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो तुमने बता दी सोडियम या पोटेशियम, दूसरा कौन सा पार्ट है? ये तो बेस ही है दोनों, सोडियम पोटेशियम दोनों बेस ही है ये। हाँ तो कौन सा एसिड? फैटी एसिड्स है ना, उसी में स्टेरिक एसिड है, ओलिक एसिड है। तो हमको अगर पूछा जाए कि सोप क्या है, डेफिनेशन, तो क्या बोलोगे कि सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, किसके? हायर फैटी एसिड्स के। ठीक है, ये सोप के बारे में हमको बताना है पहली लाइन, उसके बाद में फिर अंदर की जो भी कहानी है हमारी वो बताएंगे। तो सोडियम क्या है, सोप क्या है, साबुन क्या है? ये साबुन जो है वो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, अब साबुन के बारे में मैंने आपको टाइप बताया था, साबुन क्या होता है ये भी बताया था, कैसे बनता है ये भी बताया था, है ना। हमारी जो कहानी कल खत्म हुई थी वो हुई थी सरफेस टेंशन के ऊपर, है ना। तो देखो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन या हम इसको क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ का मतलब है कि सरफेस और तनाव का मतलब टेंशन। ठीक, अब मान लो किसी भी लिक्विड को अगर मैं इस तरीके से किसी कंटेनर में रखता हूं, है ना, ये सरफेस टेंशन सभी चीज़ों में होता है, सॉलिड में भी होता है ना। पर अभी जो है हम किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड की, क्योंकि हमको पानी, साबुन को किसके साथ यूज़ करना है? पानी के साथ। ठीक है, तो इस सतह पर, सबसे ऊपर वाली सतह की हम बात करते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स हैं उन पर सरफेस टेंशन काम या उन पर सरफेस टेंशन जनरेट नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन पर चारों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है भाई, ये जो बीच में मॉलिक्यूल है, जो अणु है कोई भी द्रव का, उसको चारों तरफ से, चारों दिशाओं में खींचा जा रहा है, इसीलिए वो उसका एक बैलेंस क्या है? बना हुआ है। पर ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, सरफेस वाले, इनको तीन तरफ से जो है फोर्स को सहन करना पड़ता है ना, बियर करना पड़ता है, एक तो इधर, एक इधर और एक नीचे। ठीक, क्लियर इतनी बात। अब ऊपर की तरफ से इनका कोई भी फोर्स है क्या? नहीं है, और इसीलिए ये जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो जनरेट होता है। जो उनकी सरफेस है वो एकदम कैसी हो जाती है? खिंच जाती है ना। और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। इतना हम समझ लें तो हमारे लिए काफ़ी होगा। अब साबुन क्या करेगा? साबुन जो है इस सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, सरफेस टेंशन जितना कम होगा उतनी ही आसानी से वो फोग प्रोड्यूस करेगा, है ना, झाग बनाएगा, और जितनी आसानी से वो झाग बनाएगा उतनी आसानी से आपके कपड़े वगैरह जो भी है वो सब साफ कर देगा। ठीक, अब देखो हम क्लींजिंग एक्शन के ऊपर चलते हैं कि साबुन की प्रक्षालन क्रिया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? साबुन की प्रक्षालन क्रिया, क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। प्रक्षालन क्रिया, साबुन की प्रक्षालन क्रिया मतलब साबुन कैसे कपड़ों को धोता है या कैसे हमारी सफाई करता है। ठीक है, तो देखो साबुन, मैंने आपको क्या बताया था कि साबुन में जो है एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन रहेगी इस तरीके से, है ना। जैसे बहुत सारे कार्बन मैंने यहाँ पर जोड़ दिए थे कल भी, ये इस तरीके से एक लंबी कार्बन की चेन बनाई थी कि नहीं बनाई थी। और फिर उसमें हमने क्या किया था? उसमें जो है हमने यहाँ पर एक सोडियम या पोटेशियम ला करके जोड़ दिया। ठीक, यही किया था। अब लंबी चेन पूरी बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आई गया होगा कि ये लंबी चेन है, 17, 18, 15, 16 कार्बन की चेन होगी। ये हमारा साबुन है। तो ये वाला जो सिरा था ये कैसा था भाई? ये इसको हेड कहा था हमने, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कौन सा है? ये टेल है ना। मतलब ये साबुन की मॉलिक्यूल जो है, अणु है, उसकी पीछे वाला भाग है, पूंछ है, और ये जो है उसका सिर है। तो इस तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, ये साबुन का एक मॉलिक्यूल है। क्लियर इतनी बात। इसमें जो हेड था उसकी क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का हिंदी में क्या होता है? जल स्नेही। ठीक है, और ये पूंछ वाला जो हिस्सा है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, मतलब जल विरोधी। एक होता है जल स्नेही, एक होता है जल विरोधी। मतलब जो पूंछ वाला हिस्सा है उसको पानी पसंद नहीं है, और जो सिर वाला हिस्सा है उसको पानी पसंद है। ठीक है, तो अब देखो इससे क्या होता है, ये इतना स्ट्रक्चर आपको अगर समझ में है, ध्यान में है, तो फिर हम साबुन की जो क्लींजिंग एक्शन है उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, अब देखो जब भी हम साबुन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारे ऊपर डर्ट होती है,
मतलब धूल मिट्टी मैल जिसको हम कहते हैं, वो मैल क्या होता है पहले उसको समझना पड़ेगा। मैल क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है लगातार कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ लिक्विड सिक्रीट करती रहती है, या तो पसीना निकालती है या किसी तरीके की हम बोलते हैं ना ऑयली स्किन हो गई हमारी, तो अंदर से ऑयल या फिर पसीना वगैरह निकलता रहता है, और उसी पर जो है एटमॉस्फेयर की डस्ट आकर के क्या हो जाती है, जम जाती है, तो वो एक तरीके से एक स्टिकी सब्सटेंस बना लेती है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, मैल कहते हैं, या उसी को हम कहेंगे कि जो है इम्प्योरिटी है जिसको साबुन को साफ करना है। ठीक, मतलब कि साबुन जिन चीज़ों से डील करने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं भाई, एक तो ऑयल है या फैट है या जो भी है लिक्विड, और प्लस उसके साथ क्या है, डस्ट है ना, यही चीज़ है। और इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारा जो है गंदगी है जिसको साबुन साफ करने वाला है। ठीक, अब देखो इसको साफ कैसे करता है वो, ये लिखा है ना, ये जो पूंछ वाला हिस्सा है ये हाइड्रोफोबिक है, और जो सिर है इसका वो कौन सा है, ये इतना सा हिस्सा जो है ना, ये हाइड्रोफिलिक है, और पीछे की जो पूरी चेन है कार्बन की वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। क्लियर। देखो तो अब देखो जैसे मान लो साबुन की जो क्लींजिंग एक्शन है उसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब कोई भी एक्शन जब होती है तो वो किसी प्रिंसिपल पर काम करती है। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, वो होता है इमल्सिफिकेशन। क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं पायसीकरण। कौन सा करण, पायसीकरण। ठीक है, ये क्या होता है इसको एक बार देख लो जल्दी से। तो देखो पायसीकरण का मतलब ये है कि जब ऑयल या फैट है ना, या कोई भी सब्सटेंस, उसको हमने कहा कि इमल्शन बनाना है, हमें क्या बनाना है, इमल्शन। तो इमल्शन कैसे बनेगा, इमल्शन जो है हमेशा दो लिक्विड का बनता है। किन का बनता है, दो लिक्विड का, या सेमी सॉलिड हो सकता है एक, और एक लिक्विड होता है, तो सेमी सॉलिड को भी हम लिक्विड में ही कंसीडर करते हैं। तो इमल्शन में दो फेज है और दोनों की दोनों कैसी है, लिक्विड है। जैसे मान लो मुझे ऑयल या फिर ऑयल एंड वाटर का इमल्शन बनाना है। ठीक है, अब ऑयल एंड वाटर दोनों ही कैसी फेस है, द्रव है, दोनों ही लिक्विड है। तेल भी द्रव होता है और पानी भी क्या होता है, द्रव होता है, दोनों द्रव अवस्था में है। पहली चीज हो गई कि इमल्शन के अंदर दोनों फेस कैसी होंगी, द्रव होंगी। दूसरा कि इमल्शन के अंदर ये जो दोनों फेस है ये आपस में इमिसिबल होती है, मतलब एक दूसरे में मिक्स नहीं होती है ना, ऐसी फेज होती, क्योंकि अगर मिक्स होने वाली होगी तो फिर उनको इमल्शन बनाया ही नहीं जा सकेगा, है ना। तो मतलब सॉल्युबिलिटी उनकी आपस में नहीं है, वो कैसी है, इमिसिबल है। इमिसिबल का मतलब है कि वो एक दूसरे में अघुलनशील है। ठीक है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होती है, इमिसिबल है। ठीक, अब क्या करूंगा मैं कि जैसे मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैंने तेल मिलाया, तो ये तेल की ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदे हैं। अब ये जो तेल की बूंदे हैं, जैसे ही मैं इसको एक बार शेक करूंगा अच्छे से, है ना, तो वो पूरा जो तेल है पानी में फैल जाएगा। पर जैसे ही मैं उसको अलाउ टू स्टैंड, मतलब कहीं पर रखकर छोड़ दूंगा, तो धीरे धीरे तेल क्या होगा, ऊपर आकर के जमा हो जाएगा। यही होता है, मतलब इमल्शन उसका जो है वो थोड़ी देर के लिए रहेगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा, वापस से वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये कंडीशन होती है कि नहीं होती है। तो फिर मुझे इसमें क्या डालना पड़ता है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है ना, मतलब एक पायसी कारक डालना पड़ेगा, एक तीसरा पदार्थ डालना पड़ेगा जो इन दोनों को मिक्स करके रखेगा। ठीक है, वो तीसरा पदार्थ क्या करेगा, वो तीसरा पदार्थ ये करेगा कि जो तेल की छोटी छोटी बूंदे हैं, जैसे मान लो ये पानी भरा हुआ है पूरा, अब उसके अंदर ये छोटी छोटी तेल की बूंदें हैं, इन बूंदों के चारों तरफ जाकर के जमा हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बूंदों के चारों तरफ जाके क्या हो गया, जमा हो गया। अब इनके जमा होने की वजह से क्या होगा, जमा होने की वजह से वो बूंदें आपस में जुड़ पाएंगी क्या, नहीं। और आपस में अगर नहीं जुड़ेंगी तो बड़ी बूंद नहीं बना पाएगी, और बड़ी ड्रॉपलेट नहीं बनेगी तो वो ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कि आपका इमल्शन कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ रही कि तेल को अगर पानी में घोलना है तो क्या करूँगा, मैं तेल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूंगा और फिर उसमें ऐसा एजेंट डालूंगा जो कि उन छोटे छोटे टुकड़ों को वापस जुड़ने ना दे। ठीक, ये प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, पायसीकरण ही कहते हैं। ठीक है, क्रिया का नाम वही है, पर कहाँ पर होती है, बाइल जूस करता है, किसके साथ करता है, फैट के साथ। ठीक है, बाइल जूस किसके साथ करता है, फैट के साथ। जो भी हम तेल या फैट खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस आता है लीवर से, है ना,
लीवर से आता है इंटेस्टाइन में और वहाँ पर आकर क्या करता है, फैट की ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उनके चारों तरफ जाके जमा हो जाता है, जिसकी वजह से फैट को डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है बॉडी के लिए। अगर बाइल जूस नहीं आएगा, पित्त रस नहीं आएगा तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। तो हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता है या ऑयली चीज़ें वो ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, उसका मतलब है कि उनमें बाइल जूस के सिक्रीशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, पित्त संबंधी कोई समस्या उसके अंदर है। ठीक, चलो, तो ये तो बात हो गई। अब साबुन के अंदर ये सब चीज़ें कैसे हो रही है उसको समझना है। ये समझ में आ गया इमल्सिफिकेशन क्या होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब छोटी छोटी टुकड़ों में उसको तोड़ना और उनको वापस आपस में जुड़ने ना देना। ठीक, चलो अब देखो साबुन क्या करेगा। मान लो ये है मेरे पास, ये है मेरा डर्ट है, मतलब कि आपका ऑयल और डस्ट का मिक्सचर है ना, मतलब ये डर्ट है जो मेरे कपड़ों पर या मेरे हाथों पर चिपका हुआ है, इसको मुझे बाहर निकालना है। अब क्या होगा, ये तो चिपका हुआ है, जैसे ही मैं इसमें आप पहले इसको पानी में डालूंगा, है ना, मतलब कपड़ों को पानी में भिगोऊंगा और उसके अंदर फिर मैं क्या डाल दूंगा, सोप, ठीक है, साबुन डाल दिया मैंने। ठीक, अब ये क्या करेगा, साबुन का मॉलिक्यूल कैसा है, साबुन का मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से, इसका एक सिरा हाइड्रोफोबिक है और एक सिरा क्या है, हाइड्रोफिलिक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये जाके क्या करता है, ये जो डर्ट की जो ड्रॉपलेट है ना, उस ड्रॉपलेट को चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है इस तरीके से। ये देखो, ये साबुन के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, भाई हम साबुन जब लगाएंगे तो उसमें कोई मॉलिक्यूल्स का नंबर तो है नहीं, वो तो अनगिनत है ना। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जितनी भी डस्ट आपकी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी मैल गंदगी है, उनके चारों तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से उसको पूरा घेर लेगा, ये पहली चीज़। अब इसमें ज़रूरी क्या है कि पूंछ वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा और हेड वाला हिस्सा कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि बाहर तो चारों है और पानी किसको पसंद है, हेड को, इसीलिए हेड ऊपर की तरफ रहेगा और इस डर्ट के अंदर की तरफ क्या रहेगी, उसकी पूंछ रहेगी, उसकी टेल रहेगी, क्योंकि वहां पर पानी ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो ये इस तरीके से उसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। ठीक, अब जब पानी जो है इस हेड को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी की वजह से वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, झाग बनाता है, फोम प्रोड्यूस करता है। ठीक, और उसी झाग के साथ ये तो सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपकी पूरी की पूरी डर्ट की जो ड्रॉपलेट है वो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि वो आपके कपड़ों में चिपकी हुई है, आपके शरीर पर चिपकी हुई है, उसके चारों तरफ जाके साबुन जमा हो गया और साबुन का जो हेड है, जो मॉलिक्यूल का हेड है, उसको क्या है, पानी बहुत पसंद है, तो पानी के साथ वो रिएक्शन करके क्या बना लेगा, फोम प्रोड्यूस करेगा, मतलब लेदर प्रोड्यूस करेगा, झाग बनाएगा और उस झाग के साथ जो आपकी गंदगी है वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। बात समझ में आ गई सबको। ये सिंपल सा साबुन का जो है क्लींजिंग एक्शन होता है, इसी तरीके से साबुन काम करता है। बात समझ में आई। अब देखो आगे जरा कि इसमें और क्या हो सकता है। देखो, साबुन और डिटर्जेंट दो चीज़ें हमारे पास। अच्छा, इसका नाम लिख लो पहले तो एक काम करो, इसका डायग्राम बना लो अच्छा सा एक सुंदर अपनी कॉपी में, है ना, जो आप समझ सको। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ये साबुन का दोनों, ये सोप मॉलिक्यूल में लिख देता हूँ। ठीक, सोप मॉलिक्यूल, ठीक, और ये तो हमारी ऑयल की ड्रॉपलेट हो गई, है ना, ऑयल एंड डस्ट ऐसा लिख देता हूँ कि ड्रॉपलेट हो गई। और इस पूरे कंपाउंड को, है ना, इस पूरे कंपाउंड को मैं क्या कहता हूँ, इसका नाम पूछा जाता है। इस पूरे कंपाउंड को क्या कहते हैं, जब साबुन धूल गंदगी से चिपक चुका है उसके चारों तरफ, तो उसको कहा जाता है मिशेल। क्या कहा जाता है, मिशेल। ठीक है, ये उसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, ये है आपका मिशेल। हिंदी में भी इसे मिशेल ही कहते हैं। ठीक, तो हम अगर आपसे पूछे कि साबुन किस तरीके से कपड़ों से गंदगी दूर करता है, तो आप क्या बोलोगे, मिशेल फॉर्मेशन के थ्रू। क्या बोलोगे, मिशेल फॉर्मेशन के थ्रू। मिशेल बोल दिया मतलब कि आपने सारी कहानी समझा दी, है ना। मिशेल का मतलब कि मॉलिक्यूल ने उनको चारों तरफ से घेरा और फिर वाटर से रिएक्शन करके और वहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक, तो ये मिशेल, और यहाँ पर ये पूरा मॉलिक्यूल इस तरीके से आप बना दोगे और अलग से एक, है ना, ऐसे ऐसे करके एक छोटा सा डायग्राम और बना देना, जिसमें आप वो सारी चीज़ें लिख देना कि ये जो है टेल है और ये जो है हाइड्रोफोबिक होती है और ये जो हेड है, ये हेड है और ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक, ठीक है भाई। डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले लिखो एक लाइन कि डिटर्जेंट भी क्या है, सॉल्ट ही है।
पर किसके सॉल्ट है उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो लिखो ये क्या है, सॉल्ट ऑफ, ठीक है, सॉल्ट ऑफ सल्फेट, ठीक है, सल्फेट और सल्फोनेट और अमोनिया, ठीक है। किस किस का सॉल्ट है, सल्फेट, सल्फोनेट और अमोनियम। चलो, तो सल्फेट, सल्फोनेट और अमोनियम ये सॉल्ट है। अब साथ में देखो सोडियम और आपका पोटेशियम जो है वो तो रहने ही वाला है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, पहली लाइन लिख लिया आपने। चलो अब दूसरा लिखो कि जो डिटर्जेंट है वो क्या करता है, वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट का कोई इशू आपको नहीं आएगा। मतलब ये जो है आपका लिख देता हूँ मैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, कठोर जल और मृदु जल के साथ, दोनों के साथ जो है ये अच्छे से रिएक्ट कर सकता है, क्रिया कर सकता है, ठीक है। सल्फोनेट, अमोनियम और सल्फेट का जो है सॉल्ट है, और दूसरी हार्ड वाटर के साथ और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ अच्छे से क्रिया कर सकता है। तीसरी सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट। तीसरी बात कि जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें सोप वाली सारी क्वालिटी होती है, ठीक है, सोप वाली सारी क्वालिटी होती है, बट उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, सोप से अलग होता है, ठीक है। मतलब कि क्वालिटी के बेसिस पर अगर देखो तो वो साबुन ही है, ठीक है, पर स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो साबुन से अलग है। तो इसीलिए डिटर्जेंट को सोपलेस सोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोपलेस, सोपलेस सोप, मतलब साबुन रहित साबुन। मतलब ये कि उसमें साबुन की कुछ क्वालिटी है पर फिर भी वो साबुन नहीं है। जैसे साबुन क्लींजिंग एक्शन देता है वैसे ही डिटर्जेंट भी देगा। भाई डिटर्जेंट से भी कपड़े साफ होते हैं, ठीक है, और साबुन से भी हो सकते हैं, पर जो डिटर्जेंट है वो किसका सॉल्ट है, वो ऊपर लिखा हुआ है अमोनियम और सल्फेट का सॉल्ट है, पर साबुन जो है वो किसका सॉल्ट है, नहीं, ये सोडियम तो इसमें भी आएगा, सोडियम पोटेशियम इसमें भी आएगा, पर वहाँ पर पीछे वाली चेन बदल जाएगी, वो फैटी एसिड थे, है ना। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये तीन चीज़ हो गई अच्छे से। अब देखो जरा फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो एक फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो सोप जो है, डिटर्जेंट जो है वो क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक लंबी कार्बन की चेन है मेरे पास, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर इस तरीके से ये जो आपका लास्ट वाला कार्बन रहेगा उसमें आप देखोगे कि जनरली ये आकर के आपका अटैच हो गया। ये तो आपकी चेन है ना, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन भी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। कौन सा सल्फेट, लोरियल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, लोरियल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसका ये पूरा नाम है। क्यों है, क्योंकि ये लोरियल अल्कोहल से बनता है। अब वो आके की वो कैसे बनता है वो हमें समझने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल इसको लेके चलेंगे। इसका नाम क्या है, लोरियल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो सल्फेट ग्रुप कौन सा होता है, SO4। कौन सा होता है, SO4, ठीक। अब इसमें आप देखोगे कि SO3 और एक ये O है। इस O को आगे क्यों लिखा है, क्योंकि ये कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। तो अगर जनरली मैं ऐसा भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ASO4 या HSO4 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो फॉर्मूले में अरेंजमेंट के हिसाब से मैंने इसको ऐसे लिखा है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट किसका, लोरियल अल्कोहल का। अब देखो जब इसको मुझे, अभी ये डिटर्जेंट नहीं है ना, ये वो चेन है जिससे अभी डिटर्जेंट बनेगा, ठीक। अब इसमें मैं क्या करूंगा आगे, इसकी फिर से रिएक्शन में वैसे ही NaOH या KOH से करा दूंगा, ठीक है। NaOH या KOH से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, सोडियम या पोटेशियम। बात समझ में आ रही, बस। और इसमें इससे ज़्यादा कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये NaOH, तो ये OH तो चला गया H के साथ, क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, H2O। ये H2O माइनस हो गया, और ये Na कहाँ पर जुड़ जाएगा, इस चेन के साथ। तो ये अगर पूरा फार्मूला फिर से लिखूँ मैं, तो ये लिख दिया मैंने पूरा फार्मूला फिर से, ठीक है। ये हो गया 10COSO3Na, ठीक। इसका नाम हो जाएगा अब सोडियम
लोरियल सल्फेट, हाइड्रोजन इसमें से जा चुका है, सोडियम लोरियल सल्फेट, और दैट इज कॉल्ड डिटर्जेंट। अब ये जो है हमारा क्या बन चुका है, डिटर्जेंट बन चुका है, ठीक है। तो डिटर्जेंट में सोडियम पोटेशियम तो है, पर जो पीछे वाली चेन है वो चेंज हो गई, ठीक है। पहला टाइप क्या लिखा, एनआयोनिक डिटर्जेंट, ठीक है। मतलब एनआयोनिक का मतलब क्या है, ऋणायन, ऋणायन वाले डिटर्जेंट, ठीक। अब डिटर्जेंट में दोनों ही आयन होते हैं, ऋण भी होता है धन भी होता है, ठीक है। पर अभी हमने देखा ना कि एक पार्ट जो है डिटर्जेंट का या साबुन का बहुत लंबा है और दूसरा पार्ट छोटा सा है, ठीक है। जिसको हमने हेड कहा वो छोटा सा है और जिसको हमने टेल कहा था वो क्या है, बहुत लंबा है। तो अगर वो लंबा वाला पोर्शन नेगेटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव या एनायनिक डिटर्जेंट, ठीक है। और अगर लंबा वाला सिरा पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, केटाइनिक डिटर्जेंट। वो अभी एक एक करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो एनायनिक डिटर्जेंट में सबसे पहले क्या लिखोगे, एनायनिक डिटर्जेंट में सबसे पहले कि लिखो कि इसमें जो लॉन्ग चेन है आपकी, है ना, वो कैसी है, वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। लंबी श्रृंखला कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। तो लॉन्ग चेन नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब लंबी श्रृंखला जो है वो कैसी है, लंबी श्रृंखला ऋणायन है। देखो मैं फिर से वही आप इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिखा था आपको, है ना, वो एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं। दूसरी बात इसमें क्या खासियत है कि एनायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, वो होते हैं सॉल्ट ऑफ सल्फेट, सॉल्ट ऑफ सल्फेट और सल्फोनेट, ठीक है, सॉल्ट ऑफ सल्फेट और सल्फोनेट, है ना। एनायनिक डिटर्जेंट इन दोनों के ही सॉल्ट जनरली होते हैं। अगर वहां अमोनियम का सॉल्ट आ गया तो वो फिर कौन सा डिटर्जेंट बन जाएगा, केटाइनिक डिटर्जेंट बन जाएगा, ठीक है। वो एनायनिक नहीं रहेगा, कौन सा बन जाएगा, केटाइनिक डिटर्जेंट, ठीक। और एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो सल्फेट वाला जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल लिखा था वही इसका एनायन का टाइप हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण हो जाएगा। इससे पहले कौन सा एग्जाम्पल लिखा था अभी, सोडियम लोरियल सल्फेट, वही कौन सा है, एनायनिक डिटर्जेंट है। क्लियर इतनी बात, नहीं तो सॉल्ट तो है ना वो सोडियम का ही, भाई सॉल्ट के लिए देखो दो चीज़ है। पहली चीज़ तो देखो सॉल्ट बनता कब है, अम्ल और क्षार के मिलने से, है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3COOH, ठीक, और दूसरा लिखा मैंने NaOH, तो अब सॉल्ट कब बनेगा, तो CH3COO और Na, ये सॉल्ट बन गया और ये H2O बाहर निकल गया, यही होगा। अब देखो अगर मैं इसको कहूँ कि ये सोडियम का सॉल्ट है तो भी सही है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये एसीटेट का सॉल्ट है तो भी सही है, भाई दोनों चीज़ है ना उसके अंदर, तो एसिड का भी पोर्शन है और बेस का भी पोर्शन है। तो अगर वो इसलिए लिखाया है क्योंकि सोडियम तो साबुन में भी था, तो अगर मैं सोडियम भी बोलूँगा या डिटर्जेंट की डेफिनेशन में सोडियम ही आएगा तो फिर उसमें आपको डिफरेंस क्या रह जाएगा साबुन में और इसमें, तो वहाँ पर हमने क्या बोला, सोडियम का सॉल्ट, क्योंकि उसके पीछे जो चेन लगी थी वो दूसरी थी। अभी यहाँ पर इसको हमने सल्फेट का सॉल्ट क्यों बोला, क्योंकि इसमें सोडियम तो ऑलरेडी पहले से ही है। अगर मैं इसको सोडियम का ही सॉल्ट बोलूँगा तो फिर क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। इस वजह से वो सॉल्ट तो दोनों का है, सोडियम का भी है और वो एसिड वाले ग्रुप का भी है। क्लियर, चलो तो ये हो गई। और तीसरी चीज़ इसमें एग्जाम्पल लिख लेना। तो एनायनिक डिटर्जेंट, ठीक है, एनायनिक डिटर्जेंट में क्या क्या होगा कि एक तो पहली चीज़ कि ये जो है आपके सल्फोनेट या सल्फेट के सॉल्ट है, दूसरा इनमें जो लॉन्ग चेन है वो कैसी है, हाँ, और तीसरी इसमें एक और बात लिख लो कि ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, है ना, प्राइस इनकी कैसी होती है, लो, तो लो प्राइस वाले होते हैं, ठीक, लो प्राइस वाले होते हैं और जनरली किस काम आते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, मतलब कपड़े धोने के काम में आते हैं जनरली। ये तीन चार चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है और एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक। इसके बाद लिखो केटाइनिक डिटर्जेंट। केटाइनिक डिटर्जेंट में क्या क्या होगा कि पहली चीज़ लिखो, ये मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ भाई इसको, चलो। तो केटाइनिक का मतलब क्या है, धनायन। अच्छा देखो उसके लिए इसका एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया था ना, उसमें जो सोडियम वाला पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाकी का पूरा पोर्शन कैसा है, नेगेटिव, है ना। तो बात समझ में आ गई है। तो
कैटायन या कैटाइनिक। कैटाइनिक डिटर्जेंट में क्या हो जाएगा, पहली बात लिखो कि सबसे पहले तो ये किसका सॉल्ट है, तो सॉल्ट ऑफ अमोनियम, अमोनियम आयन, सॉल्ट ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का जो है ये सॉल्ट है। अमोनियम आयन मतलब क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। अमोनियम आयन मतलब NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम आयन के सॉल्ट है। दूसरी बात, इनको जो है इन्वर्ट सोप कहा जाता है, इन्वर्ट सोप, ठीक है, मतलब साबुन के विपरीत है, साबुन के विपरीत कार्य करता है ये, ठीक है। कैसे कार्य करता है साबुन के विपरीत, वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक। तीसरी बात लिखो इसमें कि ये कॉस्ट इनकी कैसी होती है, हाई होती है, तो लिख लो हाई कॉस्ट। जनरली किसके कंपैरिजन में, एनायनिक वालों के कंपैरिजन में, ठीक है, इनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है, ठीक। चौथी बात लिखो कि इसमें जो है जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी होती है, जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी। जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जर्म्स को मारने की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो जर्म्स को तो ये भी मार देगा, तो फिर अंतर क्या हुआ दोनों में, भाई जो साबुन से हम कपड़े धो रहे हैं क्या वो जर्म को नहीं मार सकता है, क्या मार सकता है, ये भी मार सकता है, नहीं दोनों हार्ड वाटर में नहीं, ज़्यादा इफेक्टिव तो वही होता है, पर इसको हमने जर्मीसाइडल क्यों बोला, क्योंकि ये जर्म को मारना काफ़ी नहीं है, जर्म के साथ साथ ये हमारी स्किन को भी नुकसान पहुंचाएगा, वो पहले वाला साबुन, ठीक है। तो जर्मीसाइडल का होने का मतलब क्या, जर्मीसाइडल तो कोई भी हो सकता है, परंतु वो साथ में हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है, उसी को हम कहेंगे जर्मीसाइडल। अदरवाइज तो क्या होगा कि वो पहले जो साबुन था या डिटर्जेंट था वो भी जर्म मार सकता है, पर वो साथ में क्या करेगा, हमारी स्किन को भी, लिविंग टिश्यू को हार्म करेगा, पर ये लिविंग टिश्यू को हार्म नहीं करेगा उसके कंपेरिजन में। अगला देखो कि जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी है, इसके बाद और इसमें क्या लिख सकते हैं हम, हाँ, इसमें जो लॉन्ग वाली जो चेन होगी वो कैसी होगी, लॉन्ग चेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो उसका जो हेड है ना, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, हेड जो है वो नेगेटिव होगा और चेन जो है वो पॉजिटिव होगी। हाँ वो भी बता रहा हूँ, देखो अब पहले इसका एग्जाम्पल लिख लो जरा फटाफट से, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखो इन्वर्ट सोप को आप समझना, हमने कहा था कि जो साबुन है मेरा, साबुन में पीछे वाली जो पूंछ है वो कैसी है, नेगेटिव चार्ज, हाँ सोप में, ठीक है। देखो सोप कैसे काम करता था कि सोप में जो है पीछे वाली जो पूंछ है वो नेगेटिव होती थी और आगे वाला जो हेड है वो पॉजिटिव होता था, इसमें उल्टा होता है ना, तो इसीलिए इसकी जो क्लींजिंग एक्शन होगी वो भी साबुन से कैसे होगी, उल्टी होगी। मतलब इसमें जो है पीछे वाली जो पूंछ है वो सोप से बिल्कुल क्या है, डिफरेंटली चार्ज है, और इसीलिए इसको हम साबुन के क्या बोलते हैं, अगेंस्ट बोलते हैं, इन्वर्ट सोप बोलते हैं। इन्वर्ट का मतलब उल्टा है ना, तो साबुन क्या उल्टी क्रिया करता है, साबुन एनायन के थ्रू साफ करता है चीज़ों को और ये किसके थ्रू करेगा, कैटायन के थ्रू, बस इतना सही अंतर है, बाकी और कोई अंतर इसमें नहीं है, ठीक। तो ये हो गया किसमें, हाँ ये जनरली जो है, जो हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें होती है ना, उनके लिए ज़्यादा हार्म नहीं करता है। जैसे कि हमारे घर में 2-3 तरह के डिटर्जेंट होते हैं ना, सर्फ एक्सल होता है एक, नहीं ड्राई क्लीन में तो लिक्विड्स यूज़ होते हैं, हाँ उस तरीके की चीज़ों में यूज़ हो सकता है, ठीक। और जिनको हमको नुकसान कम से कम पहुंचाना है ना, जैसे कपड़े जब हम धोते हैं तो हमारे कपड़ों का भी बहुत सा हार्म होता ही है, कलर उड़ता है ना, वो पुराने दिखने लगते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, फिर अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो वो अच्छे से अच्छा डिटर्जेंट है ये, ठीक। चलो अगला लिखो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट क्या होगा भाई, इसमें कोई भी आयन नहीं होगा, पहली चीज़, पहली लाइन लिख लो कि इसमें कोई भी आयन जो है अवेलेबल नहीं है। पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल
है ना। ये बनता कैसे है, नॉन आयोनिक, जरा वो भी देख लो कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया आपने एक मॉलिक्यूल, उसकी क्रिया उसकी रिएक्शन में कराऊंगा स्टेरिक एसिड से। किससे कराऊंगा? स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो जरा, कल बताया था ना, C17H35COOH, ये स्टेरिक एसिड। ठीक, तो ये लिख दिया मैंने स्टेरिक एसिड, और ये हो गया हमारा पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो OH ग्रुप है ना, इस वाले ग्रुप के H से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अपन इस तरफ लिख देते हैं, है ना, तो अपने पास जगह बच जाएगी। स्टेरिक एसिड को इधर लिख देते हैं, ये रहा स्टेरिक एसिड। तो ये जो H है ये किसके साथ चला गया भाई, OH के साथ, तो क्या बना लेगा ये H2O। ठीक, अच्छा H2O बन गया। अब बाकी का जितना भी पोर्शन है उसको हमको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। ठीक, तो C17H35COO, और फिर इधर से क्या अटैच हो जाएगा, CH2CH2O, इसमें N भी लगेगा एक, है ना नीचे N, और CH2CH2OH। ठीक, तो इसका नाम क्या, पॉली इथाइल ग्लाइको स्टेरेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, पॉली इथाइल ग्लाइको स्टेरेट, पॉली इथाइल ग्लाइको स्टेरेट। और इसी को हम क्या कहेंगे, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, इसमें कोई भी आयन नहीं है। सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बड़े जरूर लग रहे होंगे पर बहुत सिंपल है ना, उनको ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं है उसमें, CH2 है बस। ठीक है, और ये देखो, ये जो OH है ये इसके साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, ग्लाइकॉल का फॉर्मूला ये होता है, ये देखो, ये CH2 एक OH यहाँ पर और एक OH यहाँ पर, ये ग्लाइकॉल है। अब इस OH को हमने इधर क्यों लिखा है, क्योंकि वो इस H के साथ बाहर जाने वाला है, इसलिए हमने उसको शो करने के लिए इधर लिखा हुआ है। बाकी वो किसके साथ लिखा रहता है, इसके साथ। ठीक, इतनी बात हो गई। तो ये हो गया नॉन आयोनिक। अब नॉन आयोनिक का यूज़ क्या है, तो लिख लो कि जो हमारे लिक्विड डिश वॉशर होते हैं, है ना, जो बर्तन धोने के लिए जो लिक्विड आता है ना, वो किस टाइप का डिटर्जेंट होता है, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। लिक्विड डिश वॉशर, बर्तन धोने का जो लिक्विड आता है ना हमारा, वो क्या होता है, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। ठीक है, अब देखो दो तीन चीज़ें और छोटी छोटी सी फटाफट हम देख लेते हैं कि सोप और डिटर्जेंट दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट हैं, किसके साथ, हायर फैटी एसिड्स के साथ। ठीक, दूसरी चीज़ अगर डिटर्जेंट में बोलूँ तो क्या है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जो है वो किसका सॉल्ट है, वो सल्फेट या अमोनियम सॉल्ट है। ठीक है, और दूसरा अंतर क्या बोल सकता हूँ मैं कि सोप जो है वो सिर्फ किसके साथ काम करता है, सॉफ्ट वाटर के साथ, और जो डिटर्जेंट है वो किसके साथ काम करेगा, हार्ड वाटर के साथ। ठीक, अब आगे अगर देखें, ठीक है, इसके बाद देखो सोप के कुछ डिसएडवांटेज हैं। सोप के कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, डिटर्जेंट के डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। तो अगर डिटर्जेंट की बात करूं तो डिटर्जेंट का एडवांटेज क्या हो सकता है, वही हो सकता है, पहली चीज़ तो ये हार्ड वाटर में अच्छे से काम कर जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, इसका जो क्लींजिंग एक्शन है वो मोर इफेक्टिव देन सोप। सोप की तुलना में इसका क्लींजिंग एक्शन कैसा है, अच्छा है, मतलब साबुन की तुलना में जल्दी आसानी से किसी भी चीज़ को ये साफ़ कर देगा। भाई होता ही है ना, पहले हम कपड़ों को डिटर्जेंट में भिगो के रखते हैं, उसके बाद उनको धोना आसान हो जाता है। मतलब कि डिटर्जेंट का जो आपका क्लींजिंग एक्शन है, प्रक्षालन क्रिया है, वो साबुन की तुलना में कैसी है, ज़्यादा है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हो जाएंगे आपके। ठीक, और साबुन की तुलना में सस्ता भी होता है ये, है ना, चीप भी होता है। फिर तीसरी बात कि इसके डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं डिटर्जेंट के, तो क्या हो सकता है डिसएडवांटेज, कि सोप जो है आपका वो तो जनरली क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब समझते हो कि नहीं,
बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि आसानी से वो उसका अपघटन हो जाता है ना। जैसे ही वो पानी में हम कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद पानी के साथ वो बह के कहाँ जाएगा, वाटर सोर्सेस में जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के जो है वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब कि आसानी से नष्ट हो जाता है, ठीक। परंतु जो आपका डिटर्जेंट है वो क्या करेगा, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना, मतलब वो बड़ा मॉलिक्यूल है, साथ में वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब कि वो नष्ट नहीं होगा। नष्ट नहीं होगा तो वो कहाँ पड़ा रहेगा, पानी में, और अगर पानी में रहेगा उपस्थित तो क्या करेगा, वाटर को पॉल्यूट करेगा, पानी को गंदा करेगा, ठीक। और गंदे पानी में रहने वाली जितनी भी आपकी एक्वेटिक लाइफ है ना, जली जीव जंतु है, वो भी क्या होंगे, फिर प्रभावित होंगे। तो डिटर्जेंट एक तरीके का हम कह सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड होते हैं जो हार्म करते हैं, पानी को खराब करते हैं, वैसे ही डिटर्जेंट भी क्या करेगा, पानी को खराब करेगा। ये उसका एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक। और एडवांटेज भी मैंने आपको बता दिए, डिसएडवांटेज भी बता दिए। जनरली इसमें जो पूछे जाने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, वो एक तो आपको वो मिशेल फॉर्मेशन पूछा जाता है ना। दूसरी चीज़ क्लींजिंग एक्शन उसी में आ जाएगा। और तीसरे में आप याद रख सकते हो इनके कुछ फार्मूलाज, ठीक है, और इनके कुछ नाम, ठीक। बस इसके अलावा इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको और कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है भाई। और अगर आपको मान लो मेंस में क्वेश्चन आता है जिसमें लिखना पड़ता है, तो उसमें जनरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, है ना, साबुन की प्रक्षालन क्रिया। साबुन कपड़ों को कैसे साफ करता है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो इसीलिए मैंने आपको डायग्राम भी बनवाया है कि अगर वो आता है वहाँ पर तो आप विथ डायग्राम उसमें थोड़ा सा अपना जो है एक्सप्लेनेशन कर देना, तो वो आपका आंसर जो है इनफ हो जाएगा, ठीक है।